आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 क्या कहता है? देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। स्टेट के अंडर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल अथॉरिटीज़ अगर कोई भी एम्प्लॉयमेंट या फिर अपॉइंटमेंट देने वाली हैं तो सभी सिटीजन्स को बराबर का मौका मिलना चाहिए। दो बातें, एक तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कि सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। किसको मिलनी चाहिए? सिटीजन्स को। तो क्लॉज 1 में ही ये क्लैरिफाई कर दिया गया कि आर्टिकल 16 सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। और अपने को ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 15 जो अपन ने इससे पहले पढ़ा है वो भी सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल है। क्लॉज 1 बहुत सिंपली ये कह रहा है कि स्टेट के अंडर किसी भी एम्प्लॉयमेंट में सभी सिटीजन्स को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। 16 क्लॉज 2 क्या कहता है? नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड्स ओनली, और इस ओनली की इंपॉर्टेंस अब तक अपने को समझ में आ जानी चाहिए। ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस or any of them be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state। स्टेट के अंडर किसी भी ऑफिस में या एम्प्लॉयमेंट में किसी भी सिटीजन के साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए और किसी भी तरीके की इनएलिजिबिलिटी भी इम्पोज नहीं की जानी चाहिए। किन ग्राउंड्स पे? ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट एंड रेजिडेंस। इन ग्राउंड्स के अलावा अगर कोई और ग्राउंड है रीजनेबल तो उसके बेसिस पे डिसेबिलिटी या फिर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, लेकिन इन ग्राउंड्स पर नहीं किया जा सकता। एक चीज़ ध्यान देने वाली है, आर्टिकल 15 में भी अपन ने कुछ ग्राउंड्स पढ़े थे। आर्टिकल 15 में ग्राउंड्स थे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 में दो और ग्राउंड्स ऐड कर दिए गए हैं, एक तो डिसेंट और दूसरा रेजिडेंस। रेजिडेंस तो अपने को समझ में आता है, डिसेंट का मतलब होता है वंश, खानदान, आपका फैमिली लीनिएज कहाँ से बिलोंग करता है। आर्टिकल 16 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में सिटीजन्स को राइट प्रोवाइड किया गया है, राइट्स दे रहे हैं क्लॉज 1 और क्लॉज 2। लेकिन आर्टिकल 16 के क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5, क्लॉज 6 कोई राइट्स नहीं देते हैं। इनफैक्ट ये स्टेट को पावर देते हैं, स्टेट को एम्पावर करते हैं कि कोई भी बैकवर्ड क्लास को अपलिफ्ट करने के लिए, आगे लाने के लिए, बराबर लाने के लिए अगर स्टेट कोई स्पेशल प्रोविजंस बनाना चाहती है तो बना सकती है। और आर्टिकल 16 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। और इसी बात को अगर आर्टिकल 14 की भाषा में देखा जाए तो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 बात करते हैं अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ की भाषा बोल रही है कि देखो कानून बना दिया गया है, कानून के सामने सब समान हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस क्या हैं या तुम्हारी सिचुएशन क्या है, तुम्हारी कंडीशन क्या है। लेकिन क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5, क्लॉज 6 भाषा बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की, कि देखो कानून तो बना दिया है लेकिन कंडीशंस को भी देखा जाएगा, सर्कमस्टेंसेस को भी देखा जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग रीजनेबल चेंज भी किया जा सकता है कानून के इम्प्लीमेंटेशन में। आर्टिकल 15 में अपन देख कर ही आ रहे हैं, आर्टिकल 16 में अब देखेंगे। देखो क्लॉज 3 क्या कहता है? क्लॉज 3 पार्लियामेंट को पावर देता है टू प्रोवाइड बाय लॉ प्रिस्क्राइबिंग रेजिडेंस एज द ग्राउंड फॉर क्वालिफिकेशन इन सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट। पार्लियामेंट को पावर दे दी क्लॉज 3 में कि रेजिडेंस को ग्राउंड बनाया जा सकता है किसी जॉब के क्वालिफिकेशन के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए पार्लियामेंट कानून बना सकता है। और ये क्लॉज 3 16 के क्लॉज 2 का एक्सेप्शन है एक तरीके से। क्लॉज 2 में अभी अपन पढ़ के आए कि रेजिडेंस एक वो ग्राउंड है जिसके बेस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, इधर लिखा हुआ है। क्लॉज 3 में ही कह दिया गया है कि नहीं, पार्लियामेंट भाई साहब लॉ बना सकता है और रेजिडेंस को एज अ कंडीशन इंपोज कर सकता है। दो बातें ध्यान देने वाली हैं, एक तो ऐसा कोई भी लॉ सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर्स नहीं बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल राजस्थान की कोई नौकरी है एक्स और इस नौकरी के लिए कानून बनाया जाए
कि इस एक्स नौकरी में सिर्फ राजस्थान के रेजिडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी कानून राजस्थान का स्टेट नहीं बना सकता। सिर्फ कौन बना सकता है? पार्लियामेंट। कौन बना सकता है? पार्लियामेंट। ऐसा कानून बनाया भी गया था एक बार, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस एक्ट ऑफ 1957। उस टाइम पे कुछ स्टेट्स के कुछ जॉब्स में लोकल रेजिडेंस को प्रेफरेंस देने के लिए ये कानून बनाया गया था, लेकिन ये एक्सपायर हो गया 1974 में। और आज की डेट में ऐसा कोई प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं करता है एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कहानी ये है कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल प्रोविजंस मिले अंडर आर्टिकल 371D। इस 371D को लाया गया था बाय 32nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1973। और इसमें एक बात ये भी लिखी गई थी कि आंध्र प्रदेश की कुछ जॉब्स में लोकल रेजिडेंट्स को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। और जब आंध्र प्रदेश का पार्टीशन हुआ, तेलंगाना बना, तो ये आर्टिकल 371D की जो प्रोविजंस हैं वो तेलंगाना को भी एक्सटेंड कर दिए गए। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलावा आज की डेट में रेजिडेंस एज अ कंडीशन किसी और स्टेट के लिए ऐसा कोई खास प्रोविजन है नहीं। इसके बाद है आर्टिकल 16 का क्लॉज 4, बेहद इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 16 के अराउंड जितनी भी बातचीत रही है, डिबेट रही है हिस्टोरिकली, जितना भी आर्टिकल 16 में इवोल्यूशन हुआ है, वो सब इस एक क्लॉज के अराउंड हुआ है। क्या कहता है क्लॉज 4? नथिंग इन दिस आर्टिकल, मतलब आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन of appointments or posts in favor of any backward classes of citizens which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state। स्टेट को अगर ऐसा लगता है कि उसकी किसी सर्विसेज में कोई बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो सरकार उनको रिजर्वेशन दे सकती है और आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 उसको प्रिवेंट नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। और इसी के अंडर दी हुई पावर्स को यूज़ करते हुए सरकार ने वेरियस क्लासेस को रिजर्वेशन दिया भी है। और इसमें जो सबसे फेमस डिबेट रही वो रही है मंडल कमीशन के अराउंड। क्या है मंडल कमीशन? 1979 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का गठन किया और इसके चेयरमैन थे बीपी मंडल। बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का गठन करने की पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 340। प्रेसिडेंट को ये पावर है कि बैकवर्ड क्लासेस की सिचुएशन कैसी है उसका रिव्यू लेने के लिए, समस्याओं के सॉल्यूशंस पे बात करने के लिए बैकवर्ड क्लासेस की कमीशन अपॉइंट की जा सकती है, बनाई जा सकती है। सेकंड बनाई गई 1979 में जिसके चेयरमैन थे बीपी मंडल। फर्स्ट बनाई गई थी 1953 में जिसके चेयरमैन थे काका कालेलकर 1953 में, और सेकंड बनाई गई 1979 में जिसके चेयरमैन थे बीपी मंडल। और मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1980 में और इसमें इन लोगों ने आइडेंटिफाई करी 3743 कास्ट जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में आती हैं। और बड़ी बात यह है कि ये टोटल पॉपुलेशन का लगभग 52% कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। एक ऐसी कंट्री जो कि डेवलप्ड नेशन से बराबरी करने की कोशिश कर रही है, वहाँ पे 52% पॉपुलेशन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी में आना अपने आप में बहुत सरप्राइजिंग बात है, बहुत सुधार की ज़रूरत है। और इस मंडल कमीशन ने रिकमेंड किया कि इनको मिलना चाहिए 27% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। ओबीसीज को 27% रिजर्वेशन दे दिया जाना चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स में। 1990 में आई बीपी सिंह गवर्नमेंट, और अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री की जरा भी जानकारी है तो ये पता होगा कि बीपी सिंह गवर्नमेंट दूसरों के कंधों पे चल रही थी, खुद के पास इनके पास मेजॉरिटी थी नहीं। अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए, ऐसा कहा जाता है कि अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए बीपी सिंह गवर्नमेंट 1990 में क्या करती है, ओबीसीज को 27% रिजर्वेशन दे देती है गवर्नमेंट जॉब्स में। फिर 1991 में आई नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, और इस नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने दो चेंजेस और किए। एक तो इन्होंने बोला कि ये जो 27% कोटा दिया गया है ओबीसीज को, इसमें प्रेफरेंस मिलेगी पुअरर सेक्शन को, जो गरीब तबका है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। मतलब एक तरीके से इकोनॉमिक क्राइटेरिया
पे रिजर्वेशन की बातचीत की इन्होंने। और दूसरा इन्होंने बोला कि ऑलरेडी जो रिजर्वेशन मिला हुआ है क्लासेस को वो तो मिला हुआ है, एडिशनल 10% रिजर्वेशन और मिलेगा जॉब्स में। किसको? हायर कास्ट में जो पुअरर सेक्शन है, हायर कास्ट में जो गरीब तबका है उसको एडिशनल 10% रिजर्वेशन और दिया जाएगा। ये कह दिया नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने 1991 में। और ये पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट केस। और ये है बड़ा फेमस केस, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992, इसको मंडल केस भी बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट बैठा ये जानने के लिए कि 16 क्लॉज 4 में ये जो पावर्स दी गई हैं गवर्नमेंट को रिजर्वेशन देने की, इनका स्कोप क्या है, इनका एक्सटेंड क्या है, किस हद तक दिया जा सकता है, इसको रिव्यू करने के लिए कोर्ट ने ये जो एडिशनल 10% की हम बात कर रहे थे कि हायर कास्ट का जो गरीब तबका है, पुअरर सेक्शन है, उसको एडिशनल 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसको रिजेक्ट कर दिया। और दूसरा 27% रिजर्वेशन जो ओबीसीज को दिया गया था उसको बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ कंडीशंस रखी। कंडीशंस क्या रखी? ये जो ब्लॉक है ये वाला, इस तरफ अपन ने कंडीशंस की बात की है, कोर्ट ने जो कंडीशंस रखी, और इस तरफ गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्स दिया उसकी बात की है। साथ साथ पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत में अलग अलग पैराग्राफ्स में दे रखा है तो देख लेना। कोर्ट ने क्या बोला कि ठीक है ओबीसीज को 27% रिजर्वेशन दो, लेकिन क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड कर दो। क्रीमी लेयर का एक्सक्लूजन होना चाहिए, मतलब ओबीसीज में जो बेटर सेक्शन है उसको निकाल देना चाहिए। तो सरकार ने बनाई रामनंदन कमेटी, और इस रामनंदन कमेटी का काम था कि ओबीसीज में जो क्रीमी लेयर वाले लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करना, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1993 में। क्रीमी लेयर के बारे में अपन ने आर्टिकल 15 में भी पढ़ा है, तो वहाँ जाके एक बार रिवाइज कर लेना कि कौन कौन क्रीमी लेयर में। दूसरा, कोर्ट ने बोला कि एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी को स्टैब्लिश किया जाना चाहिए जिसका काम होगा टू एग्जामिन कंप्लेंट्स ऑफ ओवर इंक्लूजन एंड अंडर इंक्लूजन इन द लिस्ट ऑफ ओबीसीज, कि ओबीसी की लिस्ट में कहीं अंडर इंक्लूजन या कहीं नॉन इंक्लूजन या कहीं ओवर इंक्लूजन की अगर कोई कंप्लेन है तो उसके लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी का गठन होना चाहिए। सरकार ने बात मान ली। सरकार ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को स्टैब्लिश किया 1993 में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और फिर 102nd अमेंडमेंट लाए 2018 में, और इस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। 1993 से लेकर 2018 तक ये रही स्टैट्यूटरी बॉडी, और फिर इसको क्या मिल गया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, और इसके लिए एक आर्टिकल ऐड कर दिया, आर्टिकल 338B। अपन पढ़ेंगे इसके बारे में आगे चलते हुए। तीसरा चीज कोर्ट ने क्या रिकमेंड करी कि प्रमोशंस में रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। जब आप इनिशियली नौकरी दे रहे हो तब रिजर्वेशन दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। और अगर कोई एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है प्रमोशन में तो वो सिर्फ अगले 5 साल तक कंटिन्यू हो सकता है। इंदिरा साहनी 1992 का वर्डिक्ट है, तो अगले 5 साल मतलब 1997 तक कंटिन्यू हो सकता है। सरकार ने इस बात को नहीं माना। सरकार लेकर आई 77th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1995 और ऐड किया आर्टिकल 16(4)A, और आर्टिकल 16(4)A में लिख दिया नथिंग इन दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल में जो भी है वो shall prevent the state from making any provision for reservation in matters of promotion with consequential seniority to any class or classes of post in the services under the state in favor of scheduled caste and scheduled tribes which in the opinion of state are not adequately represented in the services under the state। लैंग्वेज देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, शादी भाषा में ये कहा गया कि स्टेट को अगर ऐसा लगता है कि कोई भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एडुकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है किसी सर्विस में, तो उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जा सकता है, और आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 उसको प्रिवेंट नहीं कर सकता, उसको रोक नहीं सकता। एक बात तो ध्यान देने वाली ये है कि सिर्फ एससीज और एसटीज की बात की है, ओबीसीज की बात नहीं की है। एससीज और एसटीज को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने की बात की है। दूसरा एक टर्म यूज हुआ यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी, इस टर्म को ऐड किया गया था बाय 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी का मतलब क्या होता है? देखो, मान लेते हैं ये कोई ए कैंडिडेट है और ये जनरल कैटेगरी का है, और ये कोई बी कैंडिडेट है,
ये मान लेते हैं एससी या एसटी किसी भी कैटेगरी का है। ए कैंडिडेट की नौकरी लगी मान लेते हैं 2020 में और बी कैंडिडेट की लगी 2022 में, और अब ये दोनों जो हैं वो मान लेते हैं लेवल 2 पर हैं। प्रमोशंस की बारी आई और क्योंकि बी कैंडिडेट को रिजर्वेशन था प्रमोशन में, तो इसको प्रमोशन मिल गया और ये नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया, नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया इन द ईयर 2025। ये मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूं कि 2025 में ये नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया। ए वाला बेचारा नीचे ही रह गया। ए वाला इस नेक्स्ट लेवल में पहुंचा इन द ईयर 2027। अब सवाल ये उठता है कि जब ये लोग लेवल 2 में थे तब तो ए सीनियर हुआ करता था बी का। अब एक टाइम पीरियड ऐसा था 2025 से लेकर 2027 तक जब बी जो है वो लेवल अगले लेवल में चला गया है, तो ए का सीनियर हो गया था। अब ए और बी वापस से दोनों एक लेवल में आ गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या ए वापस से बी का सीनियर हो जाएगा या नहीं होगा। तो ये बोला गया कि नहीं, बी को जो सीनियरिटी मिली बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ये जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी है ये अब कंटिन्यूड रहेगी। अब बी जो है वो सीनियर रहेगा थ्रू आउट, तो ये है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। कोर्ट ने तो ये बोला था कि रिजर्वेशन होना नहीं चाहिए प्रमोशन में, सरकार ने बोला कि नहीं, एससीज और एसटीज को रिजर्वेशन दे सकते हैं प्रमोशन में अगर वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है तो। और दूसरा बोल दिया कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी कि अगर एक बार रिजर्वेशन की वजह से, प्रमोशन में रिजर्वेशन की वजह से अगर कोई सीनियर हो जाता है तो फिर वो कंटिन्यूड सीनियर रहेगा। कोर्ट ने एक बात और बोली, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि टोटल रिजर्व्ड कोटा शुड नॉट एक्सीड 50% एक्सेप्ट इन सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस, कि टोटल जो रिजर्व्ड कोटा है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस हैं तो वहाँ पे एक्सीड कर सकता है, लेकिन फिर उसका रीज़न देना पड़ेगा। और दिस रूल शुड बी अप्लाइड एवरी ईयर। सरकार इसको मानती है कि हाँ 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, टोटल रिजर्व कोटा पे जो कैप है वो 50% है। इसके बाद कोर्ट ने सजेशन दिया द कैरी फॉरवर्ड रूल इन केस ऑफ अनफिल्ड बैकलॉग वैकेंसीज इज वैलिड बट इट शुड नॉट वायलेट 50% रूल। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कोर्ट ने कहा कि अनफिल्ड वैकेंसीज पे जो कैरी फॉरवर्ड रूल लगता है वो वैलिड है। अब ये कैरी फॉरवर्ड रूल क्या है देखो, मान लेते हैं किसी साल में टोटल वैकेंसीज थी 100 और इक्वेशन कुछ ऐसी है कि 40% रिजर्वेशन दिया हुआ है सरकार ने, तो इन 100 में से 40 सीट्स क्या हैं, रिजर्व्ड हैं और 60 अनरिजर्व्ड हैं। अब मान लेते हैं किसी भी रीज़न की वजह से 8 सीट इन 40 में से खाली रह गई, तो कैरी फॉरवर्ड रूल क्या कहता है कि जब अगली बार वैकेंसी आएगी तो इन 8 सीट्स को भी ऐड किया जाए। 40 तो देनी ही देनी है क्योंकि रिजर्वेशन 40% है, 8 और ऐड हो जाएंगी तो कितनी हो गई, 48 सीट्स हो गई रिजर्व्ड, और इधर अनरिजर्व्ड कितनी बची, 52। चलो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अब एक और सिनेरियो इमेजिन करो, मान लेते हैं इस साल भी 15 सीट्स खाली रह गई। अब इन 15 सीट्स को अगले साल फिर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो जब अगली वैकेंसीज आई और मान लेते हैं इस बार भी 100 आई, तो 40 सीट्स तो देनी ही देनी है, 40 सीट्स तो क्योंकि रिजर्वेशन है वो देनी देनी है। इन 15 को और कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो टोटल रिजर्व सीट्स कितनी हो जाएंगी, 55। और यहां कोर्ट को दिक्कत है, कोर्ट ये कहता है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन तो देना नहीं चाहिए, देना ही नहीं है। अब सरकार ने इसका क्या तोड़ निकाला, सरकार क्या कह रही है कि मान लेते हैं पहले साल 8 वैकेंसीज खाली रह गई, तो हम क्या करेंगे, अगले साल इन 8 वैकेंसीज को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ट्विक कर दिया। क्या किया कि जो अगले साल वैकेंसीज निकल रही हैं, मान लेते हैं 100 निकल रही हैं, उनमें से 40 सीट्स रिजर्व्ड हैं, 60 अनरिजर्व्ड हैं, और ये जो 8 सीट हैं इनको अलग से ऐड किया जाएगा, इनको अलग से भरा जाएगा। मतलब टोटल वैकेंसी कितनी हो गई, 108। इस साल की वैकेंसी उसमें से कितनी है, 100। इन 100 में से 40 रिजर्व्ड, 60 अनरिजर्व्ड, और ये जो 8 पिछले साल की बची हुई थी इनको अलग से भरा जाएगा, वही जिसको रिजर्वेशन है उसकी कम्युनिटी से, उसकी क्लास से। इसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल। और सरकार ने जो ये किया कि इनको अलग से भरा जाएगा, उसके लिए सरकार को करना पड़ा एक
अमेंडमेंट, वो देखते हैं। देखो क्या बात हुई, देखो गवर्नमेंट लेकर आई 81st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 और ऐड किया आर्टिकल 16(4)(b). आर्टिकल 16(4)(b) empowers the state to consider the unfilled reserved vacancies of the year as a separate class of vacancies। ये जो अपन एग्जाम्पल में 8 सीट्स की बात कर रहे थे, इन 8 सीट्स को सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज की तरह से ट्रीट करने की पावर दे दी स्टेट को 16(4)(b) ने। टू बी फिल्ड अप इन एनी सक्सीडिंग ईयर और ईयर्स, such class of vacancies are not to be combined with the vacancies of the year in which they are being filled up to determine the ceiling of 50% reservation on total number of vacancies of that year। जिस साल की वैकेंसीज के साथ में इनको ऐड किया जा रहा है, उस साल की वैकेंसीज के जो 50% का क्राइटेरिया रिजर्वेशन का, उसमें काउंट नहीं किया जाएगा इनको, ये अलग से फिल की जाएंगी। ये कह दिया गया 16(4)(b) में। ये बात हुई कि कोर्ट ने क्या सजेशंस दिए और सरकार ने उस पर क्या स्टेप्स लिए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, 76th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1994 के थ्रू तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1994 को 9th शेड्यूल में प्लेस कर दिया गया। और 9th शेड्यूल में प्लेस करने का मतलब कि अब इसको जुडिशियली रिव्यू नहीं किया जा सकता। और 9th शेड्यूल के बारे में अपन ने पहले भी बात की हुई है। तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1994 के थ्रू क्या किया गया, रिजर्वेशन दे दिया गया 69%। और हम अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं कि इंदिरा साहनी वर्डिक्ट में कोर्ट ने कहा है कि 50% सीलिंग को ब्रीच नहीं कर सकते, 50% का कैप है, उससे ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 69% रिजर्वेशन दे दिया और एक्ट को रख दिया 9th शेड्यूल में, जिसको जुडिशियली रिव्यू नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट के सामने केस आया, IR कोयलो केस वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007। यूपीएससी ने इस पर एक बार सवाल पूछा भी है और ये कहा कि यार ये तो गलत है 69% रिजर्वेशन देना। बट ऑब्वियस गवर्नमेंट ये आर्ग्यू कर रही थी कि 9th शेड्यूल है, तो 9th शेड्यूल पे तो आप रिव्यू ही नहीं कर सकते हो। तो कोर्ट ने कहा कि शेड्यूल 9 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होपफुली आपको याद होना चाहिए, कई बार बात हुई इस पर। केशवानंद भारती केस 1973 में इसकी फाउंडेशन रखी गई और केशवानंद भारती केस का वर्डिक्ट आया था 24 अप्रैल 1973। तो कोर्ट ने बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच ली और ये कहा कि ऐसे अमेंडमेंट्स जो 24 अप्रैल 1973 से पहले 9th शेड्यूल में रखे गए वो तो इम्यून है, उनको जुडिशियली रिव्यू नहीं किया जा सकता। लेकिन जो भी अमेंडमेंट्स 24 अप्रैल 1973 के बाद रखे गए, दे आर ओपन टू जुडिशियल स्क्रूटनी, उनको जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है। विच मीन्स कि ये तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट को अब जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है और तब से लेके अब तक केस पेंडिंग चल रहा है, दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट सुने जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। अब बचे हैं 2 क्लॉज, क्लॉज 5 और क्लॉज 6। क्लॉज 5 तो बड़ा सिंपली ये कहता है कि किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फॉर एग्जाम्पल कोई टेम्पल है, मस्जिद है या फिर कोई चर्च है, मतलब XYZ कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, तो उनको मैनेज करने के लिए अपनी ट्रस्ट होती है, अपने बोर्ड्स होते हैं और इन बोर्ड्स में ऑफिस बेयरर्स को, लोगों को अपॉइंट किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है। क्लॉज 5 ने ये कह दिया कि ऐसे ऑफिसेज में बाय लॉ ये कहा जा सकता है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को रिक्रूट किया जाएगा जो उस रिलीजन से बिलोंग करते हैं जिस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की वो ट्रस्ट है। और इसी सिंपल सी बात को क्लॉज 5 में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लैंग्वेज में लिख दिया गया है। क्या कहा गया है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ विच प्रोवाइड्स दैट द इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ एनी रिलीजियस एंड डिनोमिनेशनल institution or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination। ये बात हुई क्लॉज 5 की। अब बचा लास्ट क्लॉज आर्टिकल 16 का, क्लॉज 6, और इसको ऐड किया गया था बाय 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 भी ऐड किया गया था, जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात की गई थी।
आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात की गई है। क्या कहा गया है? द स्टेट इज परमिटेड टू मेक अ प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अप टू 10% ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स। दिस रिजर्वेशन ऑफ अप टू 10% वुड बी इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन, कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी 10% तक का रिजर्वेशन दिया जा सकता है जॉब्स में, और ये जो 10% का रिजर्वेशन है ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन के ऊपर से एडिशन में लागू होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कौन कौन आता है वो सेम है जो अपन ने आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में पढ़ा है, लेकिन साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट को डीआरडीओ और इसरो जैसी बॉडीज में जो साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट होती हैं उनको इस 10% के रिजर्वेशन से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ये 10% का रिजर्वेशन साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट के लिए नहीं मिलेगा। कौन सी पोस्ट? द पोस्ट शुड बी इन ग्रेड्स अबव द लोअर ग्रेड इन ग्रुप ए। ग्रुप ए की लोअर ग्रेड से ऊपर वाली जो भी पोस्ट हैं उनको एग्जाम कर दिया गया। साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट इन टर्म्स ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट ऑर्डर 1961 के कैबिनेट सेक्रेटरीट ऑर्डर के तहत जो भी साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट की बात की गई उनको एग्जाम कर दिया गया। और ऐसी पोस्ट जो कि रिसर्च कंडक्ट करने के लिए हैं या फिर जो कि रिसर्च को ऑर्गेनाइज करते हैं, गाइड करते हैं या डायरेक्ट करते हैं, उनको भी आर्टिकल 16 के क्लॉज 6 के 10% के रिजर्वेशन के प्रीव्यू से बाहर रखा गया है, एग्जेम्प्ट किया गया है। ये बात हुई आर्टिकल 16 की। यहाँ पे इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट, आगे वाला अपन आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।